जल संपदा और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के बारे में यदि बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पूरे पठारी क्षेत्र में इस आवश्यकता को विजयनगर के शासकों ने बखूबी पूरा किया। इसके बाद अब हम आते हैं किले बंदियाँ तथा सड़कें। किले बंदियाँ तथा सड़कें देखेंगे, किला बंदी नहीं लिखा है, किले बंदियाँ लिखी हैं। यानी विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें कई किलों की कई पंक्तियां थीं। ये पंक्तिबद्ध एक के अंदर एक किले बने हुए थे। अब्दुल रज़ाक ने तो कहा है, जो फारस का राजदूत था, कि किलों की 7 दीवारें वहाँ थी, 7 पंक्तियां थीं। कल्पना कर सकते हैं कि वह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से कितना मजबूत होगा और विरोधियों के लिए कितना दुर्गम बना दिया गया होगा। बहुत सुदृढ़ थे, बहुत मजबूत थे। आखिर ये 7 पंक्तियां बनाई क्यों, इसका कुछ विवरण जो उपलब्ध है उसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा विवरण है कि खेत, जुते हुए खेत, बाग बगीचे, शासकीय इमारतें, ये सब किले के अंदर ही थीं। खेतों का किलों के अंदर होना एक स्वयं में एक नई बात थी। और जो किले बने हुए थे, जंगल भी इसके अंदर लाए गए थे। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने विशाल ये किले होंगे, जहाँ तक इनकी लंबाई चौड़ाई की बात हो, जो अपने अंदर जंगल भी समाहित करते हैं, बगीचे भी लेते हैं और इसके साथ ही साथ खेत भी। अच्छा, खेत क्यों अंदर हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि जो किले बने थे ये फनाकार पत्थरों से बने हुए थे। फनाकार पत्थर जिसमें जिनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वे अपने स्थान पर वैसे ही यथावत लग जाते हैं और बड़े मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार फनाकार पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया, जो स्वयं जुड़कर एक दूसरे से टिके हुए हैं। खेत की घेराबंदी की जहाँ तक बात मैंने की, तो अब्दुल रज़ाक का कहना है कि पहली, दूसरी और तीसरी जो दीवारें थी किलों की, वे दीवारों के बीच में जुटे खेत थे, उसके बाद बगीचे थे और उसके बाद आवास थे। डोमिंगो पेइस तो एक कदम और जाता है और वह कहता है कि पहली किले बंदी से शहर अभेद्य बना दिया गया था। पहली ही किले बंदी से, यानी जो किला और शहर, उसके बीच की दूरी अत्यधिक थी और उस दूरी में लगातार खेत थे, बगीचे थे और साथ ही किलों की अन्य दीवारें भी थीं। इस प्रकार ये सुनिश्चित किया गया था विजयनगर शासकों के द्वारा कि विरोधियों का अंदर आना, किले के अंदर आना दूभर कर दिया जाए, सुनिश्चित कर दिया जाए कि बहुत दुर्गम पगडंडियां, बहुत दुर्गम उनके लिए यह स्थल होगा आने के लिए। पहले जो डोमिंगो पेइस कहते हैं कि पहले से तो खेत खलिहानों को घेरा, दूसरे से बगीचे को घेरा और तीसरी किलेबंदी से नगर के आंतरिक केंद्र को, जो नगर के अंदर का जो केंद्रीय हिस्सा है, उसकी घेराबंदी की गई और बाद में फिर उसके बाद शासकीय क्षेत्र की घेराबंदी हुई। तो इस प्रकार एक के अंदर एक कई पंक्तियों में किले की दीवारें खड़ी की गई थी ताकि यह अभेद्य बन जाए, ये किले अभेद्य हो जाएं। विजयनगर दुर्ग में प्रवेश के लिए बहुत सुरक्षित प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से शहर तक सड़कें बनाई गई हैं। ये प्रवेश द्वार भी विजयनगर स्थापत्य कला के बड़े अनूठे प्रमुख नमूने हैं और इनमें मेहराब और गुंबद का भी अच्छा प्रयोग किया गया है।
विजयनगर में सड़कों का जाल भी बिछा हुआ था, ऐसा माना जाता है। ये सड़कें प्रवेश द्वार से निकलती थीं और कई सड़कें तो ऐसी थी जो मंदिरों के प्रवेश द्वारों से गुजरती थीं। सड़कों के दोनों ओर बाजार हुआ करते थे। इन सड़कों को पहाड़ों से बचाकर बनाया गया, घाटियों से निकाला गया ताकि पहाड़ों को बचाया जा सके या संभवतः उस समय की तकनीकी दिक्कतों से पार पाया जा सके। यहां सवाल यह आता है कि आखिर कृषि भूमि को इन्होंने घेरा क्यों? क्योंकि ये किसी अन्य जगह ऐसे उदाहरण शायद नहीं मिलते, लेकिन इनके विदेशी यात्रियों के विवरणों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इन लोगों ने, विजयनगर के लोगों ने, इसकी घेराबंदी मूलतः सुरक्षा की दृष्टि से की होगी। यदि खेतों को अंदर ले लिया गया, बगीचों को अंदर ले लिया गया, तो यह सुनिश्चित किया गया कि यदि बाहर किसी विरोधियों ने किले को घेर लिया होगा तो भी अंदर के खेतों से मिलने वाला खाद्यान्न अंदर के निवासियों के लिए, सैनिकों के लिए, राजकीय परिवारों के लिए पर्याप्त होगा कुछ समय तक के लिए। जो बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम की चर्चा, बहमनी साम्राज्य की चर्चा करते हुए निकितिन लिखते हैं, जो वहाँ आए थे, कि बीदर में भी इसी तरह की सुरक्षा प्रदान की गई थी जिसमें खेत खलिहान आदि अंदर थे। तो ऐसा संभव है कि विजयनगर के शासकों ने बीदर के इस सफल उदाहरण को उकेलने की अपने यहाँ कोशिश की हो और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने खेत खलिहानों को भी किलेबंदी के माध्यम से घेरने की कोशिश की। यदि खेत अंदर हो तो आत्मसमर्पण करने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि अंदर के खेतों से मिलने वाला खाद्यान्न पर्याप्त समय तक अंदर के रहने वालों को, किले के अंदर के रहने वालों के लिए पर्याप्त होगा। और जितने दिन यदि अंदर खींचा जाए तो बाहर विरोधियों को लगातार अनेक दिनों तक घेरेबंदी, सफल घेरेबंदी करना कठिन होगा। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि शायद सुरक्षा की दृष्टि से यह किलेबंदी की गई थी, खेतों की भी। इस बात से एक बात स्पष्ट है कि विजयनगर के शासक बड़े दूरदर्शी थे। खेतों खलिहानों की और उसके साथ ही बगीचों की घेराबंदी इस बात का परिचायक है कि विजयनगर के शासकों में इस बात की स्पष्टता थी कि किस प्रकार हम अपने विरोधियों से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, और इस प्रकार की एक किलाबंदी इस बात का उदाहरण है। विजयनगर में, हम्पी में किलेबंदी, सड़कें, इसके बाद हम आते हैं अगले बिंदु पर, और वह है शहरी केंद्र। आखिर शहर क्यों थे, उनके अस्तित्व के क्या कारण थे और कैसे थे? जो अवशेष मिले हैं उत्खनन के बाद, उससे इस बात पर थोड़ी स्पष्टता नहीं हो पा रही है। सामान्य लोगों के लिए जो मकान बने थे, उस मकानों के अवशेष नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि इनके पुरातात्विक साक्ष्य कम या ना मिलने के कारण शायद ये मकान उतने मजबूत ना रहे होंगे। लेकिन उत्तर पूर्व में यदि हम नक्शे में हम्पी को देखें तो उत्तर पूर्व की तरफ कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए पक्की चीनी मिट्टी के टुकड़े उन जगहों पर मिले हैं, और इसका अर्थ शायद
पुरातात्विक विदों ने ये निकाला है कि ये जगह उत्तर पश्चिम वाली जो है वो संभवतः अमीर व्यापारियों के रहने का स्थल रहा होगा। अमीर व्यापारियों के निवास का स्थल इधर होगा। दूसरा जो निष्कर्ष पुरातत्वविदों ने निकाला है वहाँ के साक्ष्यों के आधार पे, तो उन्होंने ये बात देखी है कि मस्जिद और मकबरे, तत्कालीन मस्जिद और मकबरों का जो उनकी जो संरचना थी, उनकी जो डिज़ाइन थी, उनकी जो स्थापत्य शैली थी, उसमें और मंदिरों में काफ़ी विशेषता है, काफ़ी समानता है, या कुछ चीज़ें उसकी मिलती हैं, मिलान खाती हैं। इसके बाद हम्पी में उपलब्ध मंदिरों के मंडप जो हैं वे भी मकबरे और मस्जिद के उससे मिलन खाते हैं, और इस प्रकार उनका ये मानना है कि इन दोनों के स्थापत्य कला में एक कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य लोग छप्पर वाले कच्चे घरों में रहते थे, और चूंकि ये कच्चे घर थे इसलिए इनके अस्तित्व के साक्ष्य भी अब उपलब्ध नहीं हैं। 16वीं सदी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा, जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं, उसने सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन करते हुए लिखा है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। तो उसकी नज़र में ये मकान तो सुदृढ़ थे, लेकिन चूंकि कच्चे बने हुए थे इसलिए आज इनके अवशेष कुछ ऐसे दृष्टिगोचर नहीं हैं। पुरातत्वविद सर्वेक्षण से इस निष्कर्ष पे भी पहुंचे हैं कि ये जो जगहें हैं ये पूरी तरह शायद पूजा स्थल के रूप में की जाती रही होंगी, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने होंगे। इतने सारे छोटे मंदिरों का होना और पूजा स्थल के संभावनाओं का होना, अनेक संभावना का होना, इस बात की ओर भी इशारा करता है कि शायद सभी संप्रदाय के लोग, सभी समुदाय के लोग वहाँ पर आते थे और अपने अपने लिए मंदिर आदि का निर्माण करते थे। इससे ये भी साबित होता है कि शासकीय संरक्षण इन सब समुदायों को मिला हुआ था, यानी किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी समुदाय के हों, उन्हें इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे अपने इष्ट देवता के मंदिर आदि का निर्माण कर सकें, उनके लिए पूजा कर सकें, उनके लिए पूजा स्थल भी निर्धारित कर लेते थे। तो यह विजयनगर राजाओं की एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। मंदिरों का अस्तित्व पूजा के लिए था, अर्चना के लिए था। उसके अलावा मंदिरों से जुड़े हुए जलाशय का पानी भी लोगों के उपयोग में आता था। तत्कालीन जल आवश्यकता की पूर्ति, जैसा मैंने पूर्व में बताया, तुंगभद्रा नदी से बनने वाले जलाशय आदि से होती थी, जो पानी प्राकृतिक कुंड में एकत्रित होता था। इसके अलावा मंदिरों के जलाशय, कुएं, और उसके बाद बरसात का पानी का संचय कर लेना, ये भी कुछ जरिए थे जिससे कि तत्कालीन जल आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी। चलिए अब चलते हैं हम हम्पी के राजकीय केंद्र के बारे में कुछ जानने। राजकीय केंद्र यानी जहाँ से केंद्रीय सत्ता
का संचालन होता था या जहाँ से केंद्रीय सत्ता राज्य का संचालन करती थी। बस्ती के जो यदि विजयनगर का नक्शा देखें तो उसके दक्षिण पश्चिम में शायद ये राजकीय केंद्र था और इसे कुछ लोगों ने शाही केंद्र का नाम दिया है। शाही केंद्र। आश्चर्य इस बात का है कि पुरातत्वविद इसे शाही केंद्र के रूप में उतना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे तो 60 से ज़्यादा मंदिर पाए गए हैं। इतने ज़्यादा मंदिरों का निर्माण जिस किसी एक स्थल में हो वह शाही केंद्र कैसे बनेगा, बशर्ते उन मंदिरों से ही शासन चलाया जाता रहा हो, जो कि असंभव है। तो इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि शायद इतने मंदिरों के कारण ये सत्ता का केंद्र नहीं रहा होगा और जो नाम दिया गया है शाही केंद्र, एक निष्पक्ष अध्ययन के आधार पे, तर्क के आधार पर ये बात तो उचित लगती है कि शाही केंद्र शब्द जो है वो शहर के किसी एक भाग विशेष के लिए किया जाता रहा होगा। ये राजकीय केंद्र, शाही केंद्र, ये हम्पी के किसी एक खास क्षेत्र के लिए किया जाता रहा होगा, उस जगह के लिए नहीं जिसे दक्षिण पश्चिम में देखा गया और जहाँ पे 60 से ज़्यादा मंदिर मिले हैं। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म और धार्मिक वर्गों की विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। धर्म का कठोर पालन, इसका जो सिद्धांत था, ये विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख अंग था, एक उनका विशिष्ट लक्षण था, उनकी एक विशिष्टता थी। तो धर्म की कठोरता विजयनगर का एक विशेष गुण भी था। यहाँ के शासक इन देवस्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करते थे और उसको वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। यानी मंदिर से उनके जो संबंध हैं, देवी देवताओं तक उन्हें ले जाते हैं और उन्हें जो गद्दी मिली है, सत्ता मिली है, उसकी वैधता इसी आधार पर है। इसलिए मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण प्रदान करना उनकी प्रशासनिक नीति का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग था। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विजयनगर के लगभग सभी शासकों ने धर्म सहिष्णु नीति का पालन किया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी मंदिरों को अनुदान भी दिया और जैसा मैंने बताया, ये तो हिंदुओं के अंतर्गत ही सभी धर्मों को, हिंदुओं के सभी जो समुदाय थे, सभी तरह के मंदिर थे, उसको तो अनुदान दिया ही। ये लोग इतने सहिष्णु थे, धर्म सहिष्णु, कि बहमनी वंश के इस्लामिक होने के बावजूद भी उसके साथ उन्होंने ऐसा कतई प्रयास नहीं किया कि उनके संबंध इस्लामिक शासकों से बिगड़ें। उल्टा उन्होंने अच्छे संबंध बनाने की चेष्टा की। पुरातत्वविदों ने यहाँ जो हमने शाही केंद्र की बात की है, वहाँ पे लगभग 30 भवनों को भी देखा है और इसे महल कहा है। ये शाही केंद्र में उपलब्ध ये जो 30 संरचनाएं दिखती हैं, उसको वो उन्होंने महल का नाम दिया है और ये संरचनाएं अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, आकार में बहुत विशाल होती थी तथा ऐसा माना जाता है कि इनका उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये काफ़ी विशालकाय हैं। तो किसी अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग होता रहा होगा, ऐसी संभावना है। और इन संरचनाओं और मंदिरों में एक महत्वपूर्ण अंतर देखा जा रहा है। वह अंतर है कि जहाँ मंदिर पूर्ण रूप से ईंटों से निर्मित हैं, गैर मंदिर संरचनाएं
या ये महल या भवन जिसे हम बोलें या शाही निर्माण बोलें, उनका निर्माण धर्मेतर भवनों में सामान्यतः विकारी वस्तुओं का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईंटें केवल मंदिरों के लिए और अन्य वस्तुएं अन्य तरह के संरचनाओं के निर्माण में उपयुक्त की जाती रही होंगी, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। अगला बिंदु है महानवमी डिब्बा। नाम बड़ा विचित्र है, लेकिन नाम है महानवमी डिब्बा। ये महानवमी डिब्बे का जिक्र विदेशी यात्री डोमिंगो पेस का पुनः करते हैं और उन्होंने इसका विस्तृत रूप से जिक्र किया है, विवरण दिया है और उन्होंने कहा है इसे विजय का भवन, इस संज्ञा से डोमिंगो पेस इस महानवमी डिब्बे को संबोधित करते हैं। ये डिब्बाकार शेप में है और सबसे शहर का जो सबसे ऊंचा स्थान, सर्वोच्च स्थान, उसमें एक विशाल मंच बना हुआ और उस मंच के ऊपर ये डिब्बा स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है 40 फीट, डिब्बाकार है, इसकी चौड़ाई 40 फीट है और कुल क्षेत्रफल जो है वो 11,000 स्क्वायर फीट है। 11,000 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है। कल्पना करिए, डिब्बाकार एक संरचना जो एक विशाल मंच पे हो, तो मंच भी कितना विशालतम होगा और वह भी शहर के सबसे ऊंची जगह पर स्थित हो। यह महानवमी डिब्बा है। अब ये आखिर बना क्यों है, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? तो ऐसा माना जाता है कि शायद महानवमी पर्व के दौरान, महानवमी त्यौहार के दौरान यहाँ पर अनुष्ठान वगैरह होते होंगे और अनुष्ठानों के कारण, धार्मिक अनुष्ठानों के कारण, वह भी महानवमी से जुड़े हुए अनुष्ठानों के कारण इसे महानवमी डिब्बा नाम दिया गया। इस समय होने वाले अनुष्ठानों द्वारा विजयनगर के शासक अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसा मानते हैं कि शायद ये रुतबा दिखाने का एक तरीका था। जितने बड़े अनुष्ठान, जितने विशाल अनुष्ठान, उतनी ही उसकी ताकत का आभास। इन अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, अश्व पूजा, भैंस की बलि, ये सब शामिल था। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था, मानो जैसे आज वर्तमान तारीख में, वर्तमान दिनों में गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है। तो इस प्रकार त्योहार के अंतिम दिनों में राजा भी खुले मैदान में अपनी फौज का निरीक्षण करता था। इस महानवमी डिब्बा में एक के ऊपर एक 2 मंच निर्मित हैं। महानवमी डिब्बा पर कुछ चित्र भी बनाए गए थे, कुछ चित्र भी उकेरे गए थे और पूरा जो क्षेत्र है वो ऊंची दीवारों से, बल्कि दोहरी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके बीच में एक गली है, सभा मंडप एक ऊंचा मंच की तरह है और इसमें लकड़ी के स्तंभों के लिए पास पास और कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर छेद बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन छेदों में लकड़ी के खंभे गाड़ दिए जाते थे। इन स्तंभों पर दूसरी मंजिल को भी टिकाया गया है, यानी दूसरी मंजिल जो है वह पूरी स्तंभ पे टिकी हुई है और ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ियों के जरिए बनाया गया है। तो साथ ही सीढ़ियों से पहुंचने के लिए यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो स्तंभ हैं वो पूरे मजबूत तरीके से खड़े हों। दुर्भाग्य से अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इनका उपयोग किस लिए किया जाता रहा होगा, इन भवनों का क्या प्रयोजन रहा होगा। और उसका कारण है कि जो स्तंभ हैं वो इतने पास पास हैं कि किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान करना वहाँ पे एक तरीके से
असंभव तो नहीं पर कठिन जरूर दिखता है। तो ये उसके स्थापत्य के कुछ नमूनों में से एक बड़ा अच्छा उदाहरण है और तत्कालीन स्थापत्य कला की मजबूती को भी प्रमाणित करता। महल, मंदिर और अन्य निर्माण, इनकी बात करते हुए अब हम जानते हैं थोड़ा कि राजकीय केंद्रों में जो स्थित अन्य भवन थे वे कैसे थे, उनका क्या प्रयोजन था। राजकीय केंद्रों में स्थित अन्य भवन, इनमें बड़े महल शामिल हैं जो बड़े भव्य थे, बहुत विशाल थे, और इन महलों में सबसे सुंदर था कमल महल। एक कमल महल नाम भी अंग्रेजों ने दिया है जो बाद में भारत आए, और ये नाम देने के पीछे कारण था कि इस महल की भव्यता, उसकी मनमोहकता, उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा उनको भाई, और इसलिए उन्होंने इसका नाम कमल महल दिया। ये कमल महल जो है, इसकी 9 मीनारें हैं। एक मीनार, सर्वोच्च मीनार जो है वो बीच में स्थित है, और बाकी अन्य 8 मीनारें भुजाओं से इससे जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार एक तरीके से एक गोलाकार क्षेत्र में ये बनी हुई हैं, और इसके जो मेहराब हैं, मेहराबों में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इस उदाहरण से ये बड़ा स्पष्ट होता है कि विजयनगर के शासक बड़े धर्म निरपेक्ष थे, धर्म सहिष्णु थे, और सभी समुदायों और संप्रदायों को पूर्ण सहयोग देते थे। धर्म सहनशीलता के अनेक उदाहरण जानने के बाद हम ये भी थोड़ा जान लें कि इस भवनों, इन महलों के बनाने का उद्देश्य क्या था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुरातत्वविद इस बात पर अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, क्योंकि बड़े विशाल हैं। लेकिन फिर भी इस निष्कर्ष पर आखिर बना है तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ राजा के द्वारा परिषद की बैठकें हुआ करती थीं, और इसलिए ये परिषद भवन के रूप में इसका उपयोग होता था, और राजा अपने अन्य परामर्शदाताओं के साथ शायद यहाँ विचार विमर्श करते रहे होंगे, बैठकें होती रही होंगी, तो ये बैठक स्थल भी रहा होगा। हो सकता है एक दरबार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। यद्यपि अधिकांश मंदिरों का निर्माण धार्मिक केंद्र में कराया गया, फिर भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो राजकीय केंद्रों में भी स्थापित हैं, और इनमें से एक अत्यधिक सुंदर मंदिर हजार राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार तो संभवतः इस मंदिर का निर्माण केवल राजा और राज परिवार के सदस्यों के लिए किया गया था, और इसलिए इसकी स्थापना शायद शाही केंद्र में की गई, राजकीय केंद्र में की गई, धार्मिक केंद्र में नहीं। हजार राम मंदिर के देवस्थल की मूर्तियां तो दुर्भाग्य से अब उपलब्ध नहीं हैं, किंतु दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियां सुरक्षित विद्यमान हैं। मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण से लिखे गए कुछ दृश्यों को अंकित किया गया है। शहर पर होने वाले आक्रमणों के परिणाम स्वरूप विजयनगर की अनेक संरचनाएं, महत्वपूर्ण संरचनाएं विनष्ट हो गईं, नष्ट हो गईं, लेकिन नायकों द्वारा महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जीवित रखा गया। ये नायकों का एक महत्वपूर्ण योगदान था, और इनमें से अनेक भवन आज भी विद्यमान हैं।
कमल महल के पास हाथियों का एक विशाल फील खाना मिला है। फील खाना वह स्थान जहाँ पे हाथियों को रखा जाता है। इसकी विशालता से एक अंदाज लगाया जा सकता है कि विजयनगर की सेना, जो वैसे तो बड़ी सुगठित थी, सुव्यवस्थित थी, उसमें निश्चित रूप से हाथियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, तभी तो इतने बड़े बड़े फील खाने बने हुए हैं। फील खाने की स्थापत्य शैली यानी उसके निर्माण की शैली, उस पर भी इस्लाम की स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है और इसके निर्माण में भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला काफ़ी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तत्कालीन साम्राज्य में जो भवन बनाए गए उसमें विभिन्न कलाओं का पुट है, विभिन्न धर्मों की जो स्थापत्य कलाओं की जो बारीकियां थी उसे समाहित किया गया और भवनों के निर्माण, मंदिरों के निर्माण और अन्य चीज़ों के निर्माण में सुंदरता को ज़्यादा स्थान दिया गया और इसको सुंदरता को बढ़ाने में स्थापत्य कला के जो भी उदाहरण महत्वपूर्ण लगे उसे अपनाने में विजयनगर शासकों ने कतई कंजूसी नहीं की।